हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम लोग फंड फ्लो एनालिसिस का जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे और मैंने आपको पिछली क्लास में आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि इसमें 3 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, 3 प्रकार के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। उसमें आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ओके, वो हम कैसे बनाएंगे, कौन कौन सी करंट असेट्स होती हैं, कौन कौन सी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी। अब आज हम जो हमारा दूसरा परफॉर्मा हमें बनाना है, दूसरा परफॉर्मा हमारा है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। ये पढ़ेंगे, ठीक है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में आपको कैसे बनाना है। आपको एक कॉलम बनाना है पर्टिकुलर का और 2 कॉलम आप बनाने अमाउंट के, ठीक है। या एक कॉलम भी आपने अमाउंट का बनाया है तो जिन संख्याओं को जोड़ना घटाना है उनको आपको पर्टिकुलर में लिखना पड़ेगा, इसलिए आप पर्टिकुलर के अलावा 2 कॉलम अमाउंट के बना लें। सबसे पहली चीज़ जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में आपको लिखनी है, आपको आनी चाहिए, जो आपको बैलेंस शीट में दी हुई होगी, वो है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ हो, नेट लॉस दिया हुआ हो, वो सबसे पहले आपको लिख लेना है अमाउंट के सेकंड कॉलम में, ठीक है। कई बार नेट प्रॉफिट की जगह पे दूसरे कई शब्द आ जाते हैं, सरप्लस लिखा हुआ होता है, कई बार रिटेन्ड अर्निंग लिखा हुआ होता है, कई बार रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स एक ही हैं, ओके। ये आपको अमाउंट के सेकंड कॉलम में लिखना है। उसके बाद आपको कुछ चीज़ों को जोड़ना है और कुछ चीज़ों को घटाना है। प्राय हम उन चीज़ों को जोड़ते हैं जो लॉसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, और उन चीज़ों को हम लोग लेस करते हैं जो प्रॉफिट होते हैं, इनकम होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐड में देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है डेप्रिसिएशन, तो आपको डेप्रिसिएशन को अमाउंट के फर्स्ट कॉलम में लिख लेना है। डेप्रिसिएशन आपको सवाल में दिया हुआ आएगा या नहीं दिया हुआ आएगा तो हम खाता बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। उसके बाद जो चीज़ आपको घटानी है वो है जनरल रिजर्व। ये दिया हुआ हो तो आपको इसको भी घटाना है, जोड़ना है। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक फिक्स्ड असेट्स की तरह ही होते हैं। आपको बैलेंस शीट के नीचे कोई सूचना दी हुई हो कि स्थायी संपत्ति को आपने बेचा है, तो बेचने पे यदि आपको लॉस होता है तो उस लॉस को हमें जोड़ना है। उसके बाद है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, फिर प्रपोज्ड डिविडेंड और फिर इंटरिम डिविडेंड। देखिए, ये तीनों जो मदें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब पिछले क्लास में जब हमने वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स हमने देखी थी, तो करंट लाइबिलिटीज़ में हम लोगों ने प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन लिखा था और प्रपोज डिविडेंड भी लिखा था। प्रपोज डिविडेंड के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जब तक आपको सवाल में कहा नहीं जाए, जब तक आपको कहा नहीं जाए तब तक आप प्रपोज डिविडेंड को करंट लाइबिलिटी नहीं मानते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्स हमने वहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है। इसकी बात मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रोविज़न फॉर टैक्स को कब हम करंट लाइबिलिटी मानते हैं और कब हम लोग इसको करंट लाइबिलिटी नहीं मानते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाते हैं। उसके बाद देखिए, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, बॉन्ड्स पेबल डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, कॉपीराइट रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ। यहाँ पे ये सारा अमाउंट यदि घटता है, जैसे आपको गुडविल दी हुई है 5,000 से घट के 4,000 हो गई, तो वो रिटर्न ऑफ हो गई। कितने की हुई? 1,000 की होगी, तो वो अमाउंट आपको दिखाना है, जितने भी रिटर्न ऑफ के अमाउंट हैं। उसके बाद आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, क्योंकि शोधन के ऊपर जो प्रीमियम होती है वो लॉस होता है। प्रीमियम पर हम रिडम्पशन करते हैं, उसको हम लोग ऐड करेंगे।
और उसका विपरीत में यदि हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, यदि हम हमारे शेयर्स को इशू कर रहे हैं डिस्काउंट के ऊपर तो वो भी लॉस है, तो उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद यदि आपका ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन दिखाया हुआ है तो उसको भी हम लोग ऐड करेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इन मदों को हमें जोड़ना है। प्राय यही मदें आपको सवाल में काम आएंगी, कोई एक आधी कोई नई मद आ जाए तो हम सवाल में देख लेंगे। इन्हें हम जोड़ के और अमाउंट के सेकंड कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद आपको कुछ चीज़ों को लेस करना है। लेस करने की पहली चीज़ तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट है। ऊपर आपने लॉस को जोड़ा था, यहाँ पे प्रॉफिट को हम घटाएंगे। फिर है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अभी प्रीमियम आपने रिडम्पशन वाली ऐड की थी तो इशू वाली आप लेस कर दो। और डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अभी आपने इशू पे डिस्काउंट को ऐड किया था तो रिडम्पशन के डिस्काउंट को आप लेस कर देंगे। वैसे डिस्काउंट पे रिडम्पशन बहुत कम होता है, रिडम्पशन होता है तो प्रीमियम पे होता है। उसके बाद अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन को जोड़ना है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को घटाना है। फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको हमें माइनस करना है, यानी ऊपर वाले से बिल्कुल विपरीत में है। इन चीज़ों को हम जोड़ देंगे, इन चीज़ों को घटा देंगे और एड लेस करने के बाद जो हमारी अमाउंट आएगी उसको हम कह सकते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका परफॉर्मा हो गया। अब देखिए इस परफॉर्मे में जो तीन बातें हैं, हालांकि एडजस्टमेंट के अकाउंट्स और भी हैं, लेकिन पहले मैं आपको जो तीन टाइप के खाते आते हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि इफ एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन then we cannot treat it as a current liability and prepared its account। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि बैलेंस शीट के नीचे कुछ सूचनाएं आपको दी हुई मिलेंगी। यदि उन सूचनाओं में प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कोई सूचना दी हुई है तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स को करंट लायबिलिटी नहीं मानेंगे और उन सूचनाओं के आधार पर आप वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमने खाता बनाया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। खाता बनाना आपको आता है सबको। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड हो गई। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए हमने लिखा है बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। इधर आप लिखेंगे नीचे टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब यदि आपको प्रश्न में ये दो सूचनाएं दी हुई है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, तो इसका खाता बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम उसको करंट लायबिलिटी मान लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो दो इंफॉर्मेशन लिखी हैं, एक ऊपर मैंने लिखा है टू कैश पेड यानी भुगतान, और यहाँ लिखा है बाई P&L अकाउंट प्रोविजन मेड। तो एक तो होता है मेड और एक होता है पेड। यदि पैड दिया हुआ है तो आप मेड की राशि निकाल सकते हैं और मेड दिया हुआ है तो पैड की राशि निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको भुगतान दिया हुआ है सूचना में, तो आपने ऊपर टू कैश पेड लिख दिया, डेबिट का टोटल कर दिया, डिफरेंस अमाउंट आपने माइनस किया तो बाई P&L की राशि आ जाएगी। और बाई P&L वाली अमाउंट दी हुई है तो क्रेडिट का टोटल कर लो, क्रेडिट के टोटल में से क्लोजिंग बैलेंस घटा दो तो ऊपर वाली टू कैश पेड की राशि आ जाएगी। तो आपको पैड और मेड इन दोनों में से एक सूचना आपको दी हुई मिलेगी, दूसरी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। ठीक है, जितने भी प्रोविजन मेड होते हैं वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाए जाते हैं और पैड जो होगा उसको आप फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाओगे। ठीक है, अब देखिए ये तो प्रोविजन फॉर टैक्स की बात हुई। उसके बाद में जो डिविडेंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्रपोज डिविडेंड होता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है। इंटरिम डिविडेंड को हम कभी कभी डिविडेंड भी कह देते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इफ एनी डिविडेंड इज गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन अंडर बैलेंस शीट देन वी ट्रीटेड इट एज इंटरिम डिविडेंड एंड इट शोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट बोथ। यदि आपको बैलेंस शीट में नीचे अतिरिक्त सूचनाओं में कोई डिविडेंड दिया हुआ है
तो प्राय प्राय, मैं कह रहा हूं प्राय प्राय, जनरली हम उसको इंटरिम डिविडेंड मानते हैं, ठीक है, अंतरिम लाभांश। और अंतरिम लाभांश का क्या रूल होता है? करंट ईयर मैड और करंट ईयर पैड, उसी साल उसका प्रावधान हुआ, उसी साल उसका भुगतान हो गया। तो इसको हम लोग हमारे जो दोनों परफॉर्मे हैं, यानी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और फंड फ्लो स्टेटमेंट, दोनों जगह के ऊपर दिखाएंगे इंटरिम डिविडेंड को, ठीक है। अब मान लीजिए बैलेंस शीट में आपको कोई डिविडेंड दिया हुआ है, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है डिविडेंड का, तो हम उसे मानते हैं कि वो प्रपोज डिविडेंड है, और कोई सूचना नहीं है हमारे पास में। तो प्रपोज डिविडेंड का क्या रूल हमें ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर पेड और करंट ईयर मेड, गत वर्ष का भुगतान और वर्तमान वर्ष का प्रावधान, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रपोज्ड डिविडेंड यानी प्रस्तावित लाभांश है, इस साल आपने उसका प्रस्ताव किया तो पेमेंट अगले साल होगा। अब जैसे मान लीजिए 2020-21 है, तो 2020-21 में यदि कोई आपको प्रपोज डिविडेंड दिया है तो वो प्रोविजन मेड है, प्रस्तावित है, तो उस राशि को हम कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाएंगे। और पिछले साल का 2019-20 का कोई प्रपोज डिविडेंड है, उसका हम 20-21 में पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे, तो उसको हम लोग कहां दिखाएंगे? फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको ये एक लाइन ध्यान में रखनी है, इससे आपके सवाल में गलती नहीं होगी। गत वर्ष का भुगतान और वर्तमान वर्ष का प्रावधान, प्रीवियस ईयर पेड, करंट ईयर मेड, जितने भी प्रावधान होंगे उनको हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाते हैं, जितने भी भुगतान होंगे हम उनको फंड फ्लो स्टेटमेंट के यूजेस साइड में दिखाते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप देखिए, मैंने तीसरा जो खाता बनाया हुआ है ये प्रपोज डिविडेंड का ही बनाया हुआ है, और प्रपोज डिविडेंड के खाते में और प्रोविजन फॉर टैक्स के खाते में कोई डिफरेंस नहीं है। उसी तरीके से ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, बाई बैलेंस बी डी, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सी डी लिख देंगे। पेमेंट है टू कैश पेड आ गया, और प्रोविजन मेड है तो नीचे बाई पी एंड एल अकाउंट आ गया, ठीक है। तो ये हमने जो हमारा सेकंड परफॉर्मा है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, और उससे रिलेटेड जो ये 3 टाइप के एडजस्टमेंट हैं, खाते हैं, ये हमने देखे। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, वीडियो में आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, और फाइनली जितना इसमें सवाल में हमारे काम में आने वाले परफॉर्मा हैं जो स्टेटमेंट अकाउंट बनाने, उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो आप इसको, ये जो परफॉर्मा है इसका PDF भी मैं आपको ग्रुप पे अपने भेज दूंगा, आप इसको कॉपी में नोट कर लें, मेरे वीडियो को बार बार देखें, सुने, आपके बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आएगा आप मुझे बताइए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।